Welcome to my channel Service Rule Research Center. This is Rajendra Dubey and you are viewing How to Organize Hindi Workshop. मैंने सर्विस रूल रिसर्च सेंटर चैनल के अंतर्गत हिंदी कार्यशाला का आयोजन कैसे किया जाए इस पर कुछ विचार रखे हैं। कुछ स्लाइड्स हमने बनाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बेस करके हैं और राजभाषा अधिनियम राजभाषा नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर आप देखें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए विस्तार से कार्यशाला के संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये रहा डिस्क्लेमर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 16 स्लाइड्स हैं। इन्हें एक नज़र आप देख लें। इन्हें देखने पर आपको महसूस हो रहा होगा कि इन सब बातों से आप परिचित हैं, इन सब प्रकरणों से आप परिचित हैं और हिंदी कार्यशाला में इन्हीं प्रकरणों को लेकर के चर्चा की जाती है। हिंदी कार्यशाला का उद्देश्य है कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागृति पैदा करना। हमारा कार्य हिंदी का प्रचार प्रसार है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, नियम, अधिनियम की बातें तो हम हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होगा। ऐसा क्यों है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य राजभाषा नीति का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का हम प्रयोग कर सकते हैं। संवैधानिक दृष्टि से भी, अधिनियम में भी और राजभाषा नियम में भी इसकी व्यवस्था है। राजभाषा नीति का सारांश यही है कि अंग्रेजी में काम करने पर रोक नहीं है, परंतु धीरे धीरे क्रमशः अंग्रेजी की जगह पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है और इसके लिए आवश्यक है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए जो तमाम टूल्स दिए गए हैं उनका उपयोग करना आवश्यक है। आपको यह भी पता है कि हिंदी कार्यशाला के लिए निरंतर राजभाषा विभाग से आदेश जारी किए जाते हैं, इसका आयोजन किया जाए। यदि अनुदेशक या लेक्चरर या व्याख्याता कार्यालय में नहीं है या विभाग में नहीं है तो बाहर से भी अतिथि वक्ताओं को, गेस्ट लेक्चरर्स को इंगेज किया जा सकता है। इसके लिए मानदेय की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हिंदी कार्यशाला के सामान्य निर्देश क्या हैं। हम जानते हैं कि 1 दिन, 2 दिन या 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। पहले तो 15 दिन का भी किया जाता था, 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, परंतु आजकल व्यवहारिक नहीं है, इसलिए अब प्राय यह देखा जा रहा है कि 1 दिवसीय या 2 दिवसीय कार्यशालाओं का ही आयोजन महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार जैसी सुविधा है उसके अनुसार किया जाता है। राजभाषाई कार्य में कार्यालय की सुविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो कार्यशाला में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण विधि। ये शिक्षण विधि है, इसमें लेक्चर मेथड जो है इसका प्रयोग हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। माइक्रो टीचिंग एक नई व्यवस्था है, न्यू टीचिंग मेथड है, जिसके बारे में मैं अलग से भी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर संक्षेप में बता दूं, माइक्रो टीचिंग हिंदी वर्कशॉप के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है
क्योंकि काफ़ी उपयोगी है। इसमें लेक्चरर यानी कि व्याख्याता और प्रशिक्षार्थियों के बीच इंटरेक्शन बहुत होता है, इसलिए इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ रहती है और इसका परिणाम भी तत्काल निकलता है, क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन और फीडबैक, कार्य मूल्यांकन और पृष्ठ पोषण एक ही सेशन में 2 बार किया जाता है। तो पूरी विधि को मैं बाद में बताऊँगा। वर्तमान जो भाषण विधि जो है जिससे आप परिचित हैं, उस पर थोड़ी-सी चर्चा कर लें। भाषण विधि में प्राय हम देखते हैं, हमने महसूस किया है कि व्याख्याता चाहे अतिथि व्याख्याता हों या विभागीय हों, वे किसी प्रकरण को लेकर के चर्चा करते हैं और पूरे 1 घंटे 2 घंटे तक बोल जाते हैं और अंत में अभ्यर्थियों से या प्रशिक्षार्थियों से पूछते हैं कि आप इसमें बताएं, आप प्रश्न करें प्रकरण से संबंधित, मैं उसके जवाब दूंगा। प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि भाषण के बीच में किसी पॉइंट्स पर स्ट्रेस भी साधारणतः नहीं किया जाता है। क्या महत्वपूर्ण है और उस पर संग संग प्रश्न भी नहीं पूछा जाता। उसका महत्व किस तरह से है, कार्य में उसका क्या उपयोग है, परीक्षाओं में उसका क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। सीधे इतिहास से लेकर वर्तमान तक चले आते हैं। तो इस तरह का यदि वक्तव्य होगा तो वह इंटरेक्टिव ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो भाषण को भी भाषण विधि में भी, लेक्चर मेथड में भी इसे इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके लिए 2 घंटे का सत्र है तो एक सिद्धांत भाग रखें, एक अभ्यास भाग, जिसमें आप अपने कार्यालय में कार्य के अनुसार अभ्यास करा सकते हैं। तो ये 2 घंटे का सत्र आपका पूरा हो जाएगा और बीच में ही जिन बिंदुओं पर जो बिंदु महत्वपूर्ण हैं उन पर नोट्स दें और साथ ही साथ उस पर जो है स्वयं प्रश्न करें और फिर कर्मचारियों से प्रश्न आमंत्रित करें। तो इस तरह का अभ्यास सिद्धांत में भी और प्रैक्टिकल अभ्यास वाले पोर्शन में भी, सत्र के दूसरे भाग में भी इस तरह से किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कार्य का मूल्यांकन संग संग दिखेगा और पृष्ठ पोषण लेक्चर मेथड में सबसे अंत में सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है। तो इस तरह से 1 दिवसीय हो या 2 दिवसीय कार्यशाला हो, उसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और राजभाषा नीति का सम्यक प्रचार प्रसार इससे संभव हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या प्रकरण हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे पूरे स्लाइड्स को दिखा दिया, जो कि संवैधानिक व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम में राजभाषा की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में संक्षेप में दिया गया है। बहुत से प्रकरण इसमें नहीं है, जैसे राष्ट्रपति जी ने जो नियम आदेश जारी किए थे 1952 में, 1955 में एंड 1960 में, फिर उस पर ऑफिस रिजोल्यूशन आया था, उसके बारे में भी इसमें चर्चा नहीं है। संकेत कहीं कहीं कुछ दिए गए हैं, ऑफिस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के डिटेल्स में नहीं है। डिटेल्स में तो जब हम मॉड्यूल्स तैयार करके कार्यशाला का आयोजन करेंगे तो उस समय वो सारे आएंगे। और ये सारी सामग्रियां कहाँ मिलेगी, ये आपके पास ही उपलब्ध है, आपके कार्यालय में ही उपलब्ध है और कुछ पुस्तकालय से संदर्भ पुस्तकों को लेकर के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से निरंतर अभ्यास से एक तो यह फायदा होगा कि विषय पर मास्टरी, महारत हासिल होगी और आप कार्यशाला का संचालन बहुत ही सफलता के साथ कर सकेंगे। यह सबसे बड़ा फायदा होगा। बाकी कार्यालयीय कार्य अभ्यास को आप देखें,
ये कार्यालय में आपके अलग अलग कार्यालयों में कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है, उसके हिसाब से होता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया में एक तो सामान्य जनरल जनरल वर्ड्स यूज होते हैं। जनरल ग्लोसरी एंड फ्रेजेस आर यूज्ड and sometimes according to the need of the particular office. For example, for banking glossary, for insurance companies like LIC, GIC, etc. Insurance glossary is needed. तो उनका भी अभ्यास कार्यशाला में कराया जाना चाहिए, ताकि हिंदी में काम करते समय कर्मचारियों को अतिरिक्त परिश्रम न करना पड़े और आसानी से शब्द उनके दिमाग में हो और वे टिप्पणी लिखने में हो या किसी भी तरह का पत्राचार में हो या अन्य प्रविष्टियां हो, फॉर्म फिलअप करना हो, तो इन सब में आसानी से हिंदी का प्रयोग कर सके। तो निरंतर अभ्यास से ही यह संभव होगा। इसलिए कार्यशाला के आयोजनों पर राजभाषा विभाग द्वारा बहुत जोर दिया जाता है। तो इस तरह से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आजकल काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम्स में भी MCQs दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंक्लूडिंग रेलवे 10% मार्क्स ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा पर कंपलसरी होते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके विकल्प दिए जाते हैं और सही विकल्प को चुनना होता है। टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी इन एग्जाम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस पर अलग से मैं तो चर्चा करूंगा ही और अलग से वीडियो जो मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था कि कार्यशाला का आयोजन करने में क्या क्या करने से सुविधा होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कमी कुछ है तो कमेंट के माध्यम से कृपया बताएं हमें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।